उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में बिहार के मौलाना अब्दुल्ला सलीम के एक कथित विवादित बयान के बाद विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। मंगलवार सुबह हिंदू संगठन हिंदू युवा वाहिनी के दर्जनों कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और मौलाना अब्दुल्ला सलीम के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए मौलाना का पुतला दहन किया और अपनी नाराजगी जाहिर की। प्रदर्शन के दौरान संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की माता को लेकर कथित रूप से की गई टिप्पणी बेहद आपत्तिजनक है और इसकी कड़ी निंदा की जानी चाहिए। प्रदर्शन के बाद हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को तहरीर देकर मौलाना अब्दुल्ला सलीम के खिलाफ सख्त धाराओं में मुकदमा दर्ज करने और उनकी गिरफ्तारी की मांग की है। संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि ऐसे बयानों से समाज में तनाव का माहौल बनता है और कानून के तहत कार्रवाई जरूरी है। फिलहाल इस मामले को लेकर इलाके में चर्चा का माहौल बना हुआ है और पुलिस प्रशासन भी पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है। देखिए, मेरा आदित्य प्रहलाद पहुंचा नाम है। मैं क्षेत्रीय संगठन महामंत्री पश्चिम उत्तर प्रदेश। देखिए, ऐसा है, आज हमारे क्षेत्रीय मंत्री नवीन कुमार और हमारे नगर अध्यक्ष ऋषभ शर्मा के नेतृत्व में पुतला दहन किया गया है और ये पुतला ये जो है अब्दुल्ला सलीम है, ये जिहादी मानसिकता का व्यक्ति है और ये कटमुल्ला एक माँ को इस तरीके की उसने जो माननीय मुख्यमंत्री जी की जो माता जी हैं उनके खिलाफ उनके जो इतना शर्मनाक उन्होंने बयान दिया है, मैं मानता हूं कि ऐसे व्यक्ति को जिंदा ही जला देना बेहतर था, लेकिन वो हमें मिल नहीं पा रहा था, इसलिए आज उसका जो है नगर अध्यक्ष जी ने पुतला दहन किया है। देखिए, हमने उनकी तहरीर दी है, माननीय कप्तान साहब से हम मिले हैं, हमने उनसे निवेदन किया है और उनसे कहा है कि जिहादी के खिलाफ जल्द से जल्द मुकदमा दर्ज कर इसको गिरफ्तार कर लेना चाहिए और मुझे पूर्ण विश्वास है हमारे कप्तान साहब पे, संजय वर्मा जी पर। अगर मुकदमा दर्ज हो गया तो उसको बिहार से घसीटते हुए हमारे कप्तान साहब यहाँ लेके आएंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। और ऐसे जिहादी मानसिकता के व्यक्ति को फांसी तो बहुत छोटी सी बात है, वो मुजफ्फरनगर में आ जाए, जिंदा जलाने का काम हिंदू युवा वाहिनी करेगी। और मैं सभी देशवासियों से ये निवेदन करना चाहता हूँ, सभी कट्टर हिंदुओं से निवेदन करना चाहता हूँ, ये अब्दुल्ला सलीम जो धर्मगुरु बन रहा है, इसकी जो भी जीवा को काट कर लाएगा 1,25,000 रुपए हिंदू युवा वाहिनी मुजफ्फरनगर देने का काम करेगी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के जनकपुरी क्षेत्र से एक महिला द्वारा गंभीर आरोप लगाए जाने का मामला सामने आया है। पीड़िता ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया है कि वह विकास बेकरी के पास किराए के मकान में अपने पति के साथ रहती है और घरेलू महिला है। महिला का आरोप है कि उसी मकान में रहने वाली एक अन्य महिला ने उसका नहाते समय कथित रूप से अश्लील वीडियो बना लिया और बाद में उस वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। पीड़िता का कहना है कि उसे उसके पति को वीडियो दिखाने और घर तुड़वाने की धमकी देकर गलत काम करने के लिए मजबूर किया गया। आरोप है कि इसी दबाव में पड़ोसी युवक को बुलाकर उसके साथ जबरन दुष्कर्म कराया गया और बाद में भी बार बार ऐसा करने के लिए दबाव बनाया जाता रहा। पीड़िता ने बताया कि 8 मार्च की रात फिर से उस पर दबाव बनाया गया, जिसके बाद उसने अपने पति और ननद को पूरी घटना बताई। इसके बाद परिवार ने पुलिस को सूचना दी, लेकिन आरोप है कि अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। पीड़िता ने पुलिस प्रशासन से आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई और अपनी सुरक्षा की मांग की है। मैं कहीं जनकपुरी में तो वहाँ पे नियम किराए पे रहते हैं। वो मेरे पास आई थी तो मैं नहा रही थी तो उन्होंने मेरी वीडियो बनाई ऊपर से और क्या मुझे धमकी दी कि मैं नहीं तेरे शोर के पास भेज दूंगी वीडियो और क्या फिर तेरा शोर तुझे छोड़ देगा, क्योंकि अपने बच्चे से अलग हो जाएगी, इसीलिए जो हम कह रहे थे वो करेगी। और उनने मुझे जबरदस्ती उस आदमी से ने मुझे मिलवाया। वही जो वो वहाँ पे रहते हैं सनावाज जी, वहाँ से कोई जवाब नहीं। उन्होंने कहा कि सच्ची में चल रहा जी, हमें इंसाफ मिलना चाहिए ताकि और किसी और के साथ गलत ना हो जो हमारे साथ है। अरे ये जो घटना है सर, 2 दिन पहले की घटना है। हमें 2 दिन पहले सूचना के बारे में पता लगा था। हमने 2 बार 100 नंबर पर सूचना दी थी। चौकी इंचार्ज आए थे, लेकिन चौकी इंचार्ज ने कोई गिरफ्तारी नहीं की। अरे उन्होंने ना हमारी कोई वो करी। हमने उनसे जो है ये दिखा था हमारा मेडिकल का। अब एसपी साहब के पास आए थे, उन्होंने भी कहा चौकी जाओ। मैं सर मुजफ्फरनगर का रहना वाला हूँ, मदीना कॉलोनी जनकपुरी का ये रहने वाला है। घटना ये हुई थी, वो जो है इन्होंने 1.5 महीना पहले कुछ टाइम पहले मेरी वाइफ की वीडियो बनाई थी। उसके बाद इन्होंने तो ब्लैकमेल करा। अभी वो जो औरत है सलमा, उन्होंने ब्लैकमेल करा और ये शाहनवाज से मिलवाया। सलमा भाई हमारी बराबर में किराए पे रहे, ये नहा रही थी, उसकी नहाते की वीडियो बनाई। मुझे तेरी मैं वीडियो
इंटरनेट पे गिरवा दूंगी, फिर सब जगह बदनाम कर दूंगी, अब तुझे मैं तेरे छोड़ के तलाक दिलवा दूंगी। अब इस तरह की ये धमकी से डर गई ये मतलब इन्होंने ये बता नहीं, एक बार उन्होंने गलत काम करा जिसको तो वो दोबारा इन्हें कह रहा था, इस दौरान मैंने पकड़ लिया। और जब से ही शाहनवाज 2 दिन से भागा हुआ है, तो अब इसकी शिकायत पुलिस में की, पुलिस में 2 बार शिकायत दे दी, लेकिन पुलिस वालों ने कोई गिरफ्तारी नहीं करी। सलमा जो है, नहीं तो सलमा को अगर गिरफ्तार करें, बताओ जिसकी वो सामने बताओ लोग में तुम्हारा चौकी जाओ, हम क्या जाने, हम तो सर इंसाफ चाहते, हम दोनों की गिरफ्तारी चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के खालापार क्षेत्र से मारपीट और जानलेवा हमले का एक गंभीर मामला सामने आया है। रहमतनगर निवासी अबुजर ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया है कि उनके पिता और भाई गोदाम पर मीट सप्लाई का काम कर रहे थे। तभी पहले से रंजिश रखने वाले कुछ लोग लाठी डंडे और चाकू लेकर जबरन गोदाम में घुस आए और उन पर हमला कर दिया। आरोप है कि हमलावरों ने अबुजर के भाई शबाब और पिता पर लाठी डंडों से बुरी तरह मारपीट की और चाकू से जानलेवा वार किए। बीच बचाव करने पहुंचे उनके मामा हाजी इस्तिखार पर भी हमला कर दिया गया, जिससे वह भी गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायलों को पहले जिला अस्पताल मुजफ्फरनगर ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उनकी हालत गंभीर देखते हुए उन्हें दिल्ली रेफर कर दिया। पीड़ित परिवार का कहना है कि आरोपियों के खिलाफ थाना खालापार में मुकदमा दर्ज है, लेकिन इसके बावजूद आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। अब परिवार ने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि मामले में और सख्त धाराएं जोड़ी जाएं और आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। नाम बिट्टू है जी, हम मदद की गुहार लगाने आए हैं एसपी साहब के यहाँ। मामला ये था सर, 3 तारीख की सुबह करीब 5:30-6 बजे के करीब हमारे बड़े वाले भाई हैं शबाब, जो लाइसेंस का गोडाउन चलाते हैं मीट सप्लाई का, वे अपने गोडाउन में काम कर रहे थे। तभी वहाँ पे कुछ अनजान व्यक्ति जो कि एक बंदे को मार रहे थे, किसी अनजान को, तो हमारे भाई ने उसे बचाने की कोशिश की। तो उस बचाने के चक्कर में उन सामने वाले बंदों ने हमारे भाई पे हमला किया, जिसमें कि वो 2 मिनट के बाद बीच बिचाव हो गया। हमारे भाई वापस अपने गोडाउन में और हमारे खालू अपने गोडाउन में आकर के काम करने लगे। उसके बाद वो तकरीबन 7-8 बंदे आए और आते ही उन्होंने पत्थरों से और ईंटों से हमला कर दिया, जिनमें हमलावरों के नाम है अखलाक उर्फ कल्लू, तहसीन, शादाब, मेहताब, समीर, शमीम, नदीम। शिकायत सर हमने पुलिस प्रशासन में दी, जिसमें के हमारी पहले कार्रवाई हो गई। धाराएं दोनों की सेम है, जिसमें कि उन्होंने जो पथराव किया और छुरियों से हमला किया, उसमें हमारे एक मामू है जो बीच बिचाव में बड़े छुटाने के लिए, सिर्फ ओनली छुटाने के लिए, तो उनकी नाक पे उन्होंने ईंट मार करके उनकी हड्डी फ्रैक्चर कर दी और हमारे भाई शबाब के पीछे से छुरी से हमला किया। उन्हें ऑन द स्पॉट हम लेकर के गए ये अपने जिला अस्पताल, वहां से उन्हें मेरठ रेफर कर दिया गया। इस बीच में आमने सामने की लड़ाई हुई, हमने अपने बचाव के लिए हमने भी ईंट पत्थर फेंक के मारे, तो उनके भी 2 बंदों के चोट आई है, उन्हें भी उन्होंने मेरठ रेफर कर दिया। मसला ये है कि दोनों पक्ष पे बराबर की धाराएं लगी हुई हैं, जिसमें कि हमारे 2 भाइयों को उठा करके जेल भेज दिया गया है, जिसमें कि हमारा एक भाई बिल्कुल निर्दोष है, वो वीडियो में लड़ाई में भी नहीं है। उसका नाम है शबलू उर्फ आबाद। उसकी हमारे पे रिकॉर्डिंग है, जो घर में रात को जिस टाइम वो घुसा है और सुबह को जिस टाइम वो निकला है, हमारे पे DVR में, हमारे हार्ड डिस्क में उसकी सारी रिकॉर्डिंग है। उसका भी कल चालान कर दिया, हमारे 2 भाई उठा करके जेल भेज दी गई है। सामने वाले पक्ष में अब तक किसी के लिए कोई कार्रवाई नहीं है और ना ही कोई जेल भेजा। हम सिर्फ ये उन्होंने कहा है, कहना है कि उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आश्वासन दिया है, SSP साहब ने अपने आश्वासन दिया है। हालांकि चौकी इंचार्ज ने और कोतवाल ने भी यही आश्वासन दिया है, बट अब तक उनके खिलाफ कुछ हुआ नहीं है, कोई पकड़ा नहीं गया है। हम कल भी आए थे और आज भी आए थे। बिल्कुल जरूर, क्यों नहीं होगी सर, जब हम भी पीड़ित हैं, अगर वो पीड़ित है तो हम भी पीड़ित है। हमारे खिलाफ कार्रवाई हुई तो डेफिनेटली उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। एक वीडियो के माध्यम से वो बार बार ये कह रहे हैं कि एक वीडियो के माध्यम से सबकी पकड़ दकड़ होनी चाहिए। अगर वो वीडियो का माध्यम रखते हैं, हम इस चीज को सपोर्ट करते हैं कि नाहक कोई नहीं जाए, चाहे उनकी तरफ से चाहे हमारी तरफ से, मगर हमारा तो एक नाहक था, वो जेल जा चुका है कल 307 लगा करके। उनके जितने ना, हम यही चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ जो कार्रवाई हमारे पे, जो धाराएं हमारे पे हैं, वही धाराएं उन पे हैं। जो हमारे खिलाफ कार्रवाई हो रही है वही कार्रवाई उनके खिलाफ हो, और कुछ नहीं चाहते। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड की ज़रूरत है। जो भी भेदभाव हो रहा है, चाहे वो प्रॉपर्टी के मामले में हो रहा है, वसीयत के मामले में हो रहा है, विरासत के मामले में हो रहा है, इनहेरिटेंस के मामले में हो रहा है, ये सारी समस्याओं का समाधान माननीय सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता, बल्कि इसके लिए UCC की ज़रूरत है। और UCC लागू करना ये सरकार की ड्यूटी है। आज भी 75 साल के बाद भी शादी विवाह की उम्र अलग अलग है। ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स और प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स
हिंदू का अलग है, मुस्लिम का अलग है, पारसी का अलग है, ईसाई का अलग है। इसी तरीके से जो गुजारा भत्ता का फार्मूला है वो हिंदू, मुस्लिम, पारसी, ईसाई का अलग अलग चल रहा है। सक्सेशन, इनहेरिटेंस, वसीयत, विरासत, माता पिता की संपत्ति में जो अधिकार है वो हिंदू, मुस्लिम, पारसी, ईसाई का अलग अलग चल रहा है। इसका एक ही समाधान है कि भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाए, उसके बिना हो नहीं सकता। माननीय सुप्रीम कोर्ट इसके पहले भी कई बार कह चुका है, आखिर से उन्होंने रिट्रेट किया है। और उत्तराखंड में यूसीसी लागू हुआ है, बहुत सक्सेसफुली चल रहा है। गोवा में यूसीसी लागू है, बहुत सक्सेसफुली चल रहा है। तो अब समय आ चुका है कि पूरे देश में इसको लागू किया जाए। जो कानून आज़ादी के बाद बना उसमें कोई भेदभाव नहीं है। हिंदू मैरिज एक्ट चूँकि 1955 में बना, उस समय हमारे पास संसद थी, हमारे पास संविधान था, इसलिए हिंदू मैरिज एक्ट में पति पत्नी के अधिकार में, बेटे और बेटी के अधिकार में, माता पिता के अधिकार में कोई अंतर नहीं है। लेकिन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट, पारसी मैरिज एक्ट और शरीयत एक्ट ये अंग्रेज़ों के समय बने। ना उस समय हमारे देश में संसद थी, ना हमारे पास उस समय संविधान था, ना इक्वलिटी का कोई कॉन्सेप्ट था। तो 1872 का जो क्रिश्चियन मैरिज एक्ट है और 1936 का जो पारसी मैरिज एक्ट है और 1937 का शरीयत एक्ट है, ये पूरी तरीके से महिला पुरुष में भेदभाव करता है, माता पिता के अधिकारों में भेदभाव करता है, पति पत्नी के अधिकारों में भेदभाव करता है, बेटे और बेटी के अधिकारों में भेदभाव करता है। आज उसी को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमारे जब संविधान निर्माताओं ने लंबी चर्चा करने के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी की बात किया है तो उसको लागू करना चाहिए, वो लागू होना चाहिए। सरकार को ना सिर्फ इस पे शांति की तरफ बढ़ने के लिए कदम उठाने चाहिए, लेकिन भारत सरकार का जो स्टैंड है, जैसा कल कहा पार्लियामेंट में, उसको कारगर करना चाहिए कि डीएस्केलेशन हो, वायलेंस ख़त्म हो और कूटनीतिक रास्तों को दोबारा तलाशा जाए। इसी में सब लोगों का हित है, मैं ऐसा मानता हूँ। देखिए, इतना बड़ा विश्व में माहौल बना हुआ है और भारत एक बहुत बड़ा मुल्क है। हमारी क्या भूमिका रहेगी, हमारा पक्ष क्या है, हमें क्या करना है। और मत भूलिए, लाखों भारतीय वहाँ पर रहते हैं और वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। उनको वापस सुरक्षित लाने के लिए हमने क्या प्रबंधन किए हैं। ईंधन, गैस, पेट्रोल, क्रूड ऑयल, ट्रेड, इस पर जो इम्पैक्ट पड़ेगा उस पर भारत सरकार को खुलासा करना चाहिए। और संसद होता ही चर्चा करने के लिए है। इतना बड़ा युद्ध हो रहा है, इतने सारे मुल्क उसमें इन्वॉल्व हो गए हैं और भारत सरकार को खुले तौर पर आकर बोलना चाहिए कि भारत का ये स्टैंड है, ये हम लोग आने वाले समय में करना चाहते हैं। चर्चा ना करना सदन की, मैं समझता हूँ, सम्मान को कम करना है। हर मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए और समूचा विपक्ष, कोई एक दल की बात नहीं है, समूचा विपक्ष चाहता है कि जो लाखों लोग आज खाड़ी में फंसे हुए हैं उनका भविष्य में क्या होगा, उनकी सुरक्षा का हमको क्या आश्वासन मिला है। अगर भारत सरकार ने द्विपक्षीय वार्ता की है उन सभी मुल्कों से, उसका क्या परिणाम आया, कब तक वो लोग वापस आ सकते हैं और हमारे दूतावास वहाँ पे क्या प्रबंध कर रहे हैं लोगों की जान माल की सुरक्षा के लिए। बहुत सारे इश्यूज़ हैं और इन तमाम मुद्दों पर चर्चा सदन में होनी चाहिए। और अगर सरकार नहीं करना चाहती है तो कुछ ना कुछ छुपाने को होगा या कुछ ना कुछ बताने से हिचकिचा रहे होंगे। मैं इसको गलत मानता हूँ। ये चंडीगढ़ प्रशासन से जुड़ा हुआ नहीं था, ये हरियाणा सरकार से जुड़ा हुआ मामला था। ये आईडीएफसी में जो घपला निकल के आया हरियाणा सरकार में 590 करोड़ का, जिसमें कई स्टेट गवर्नमेंट के एफडीज और पैसों से खिलवाड़ किया गया था, तो वो चंडीगढ़ की ब्रांच में भी आया। अब वो जिस चंडीगढ़ की ब्रांच पे आया वहाँ कॉरपोरेशन का पैसा भी था। तो कॉरपोरेशन के सारे ऑफिसर्स को लगा कि आईडीएफसी के जो हुआ है उसमें से एकदम उन्होंने अपना जो पैसा सारा बाहर निकलवा लिया हमारे ऑफिसर्स ने, और वो निकलवा के वो पैसा हमारा बिल्कुल सेफ है। लेकिन पर जब वहाँ से जब पैसे निकलवाया गया, एफडी जो हमारी पूरी कराई गई, तो एक बात जो हमारे ऑफिसर्स के जानकारी में आई थी वो ये आई थी कि पिछले साल 2025 की मार्च अप्रैल की कुछ एंट्रीज़ है जिसमें कुछ उनको डिस्क्रिपेंसीज नज़र आई थी। तो जब उनके नज़र में आई तो उन्होंने क्या किया कि हमारे कमिश्नर साहब ने उसके लिए इन्वेस्टिगेशन के लिए और एफआईआर के लिए डिमांड करते हुए कंप्लेंट फाइल कर दी पुलिस के पास। तो ये मामला वो सारा निकल कर आया है। जो आपके सामने आज सब वो न्यूज़ आई है वो कमिश्नर साहब ने कंप्लेंट फाइल की है। बाकी मैंने आज जब अखबारों में जब कल शाम से आई है तो मैंने भी चिट्ठी लिखी है कमिश्नर साहब को और मैंने कहा है कि इसकी रिपोर्ट तैयार करें ताकि चंडीगढ़ का जनता का पैसा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि चंडीगढ़ का जनता का पैसे का कोई भी 1 रुपया हेरा फेरी नहीं होनी चाहिए। और आज अगर प्रश्न उठा है तो जवाबदेही कॉरपोरेशन की बनती है और वो पूरे 5 दिन के अंदर रिपोर्ट दें ताकि वो चंडीगढ़ की जनता के पास सीधा और वो जो उनके मन में जो क्यास लगाए जा रहे हैं वो सब खत्म हो जाए। ये जो अभी मैंने भी अखबारों में पढ़ा, कल शाम से आपको पता चल रहा, अभी मैंने ऑफिशियली जाना कि अभी देखिए मॉर्निंग में अपना प्रोग्राम किया, मैं वहाँ ऑफिस में जाऊँगा, लेकिन जो अखबार में मैंने पढ़ा 116-118 करोड़ की बात आ रही है, लेकिन हमारा विद मेच्योरिटी पैसा सारा आ चुका है, हमारा पैसा सेफ है। मैं आपके माध्यम से चंडीगढ़ को बताना चाहूँगा।